नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि हम भारत में रहते हुए अफ्रीका के बारे में थोड़ा-सा बातचीत करें क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा रीजन है, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया और सेंट्रल एशिया, इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत कम बातचीत होती है। हमारा मीडिया काफ़ी कुछ जो है अ, वेस्टर्न फ़ोकस्ड है, वहाँ क्या होता है हमें सब पता रहता है। अंग्रेज़ी भाषा में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ईज़िली मिल जाती है, तो वहाँ क्या होता है हमें बहुत आसानी से पता लग जाता है। लेकिन आज हम बात करते हैं 3 कंट्रीज़ की अफ्रीका में और वहाँ क्या हो रहा है, उसका भारत से क्या लिंक हो सकता है। देखिए ज़रूरी नहीं कि है लेकिन तो हम बात करें नाइजर, बुर्किना फासो और माली, ठीक है? मेरे हिसाब से आपने इनका नाम सुना होगा। ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं मतलब अम, एक तरह देखा जाए तो इनका कोई समुद्र से कनेक्शन नहीं है और इन तीनों ने मिलके एक ग्रुप बनाया अभी थोड़े दिन पहले ही, ग्रुपिंग बनाई और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यूँ समझ लीजिए कि पिछले कुछ सालों से जो अ, या उससे पहले हम समझते हैं कि ये है यहाँ पे ये जो रीजन एरिया है वेस्टर्न अफ्रीका वेस्टर्न अफ्रीका जो रीजन है वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अल्जीरिया से लेके ये नाइजर माली बुर्किना फासो और आइवरी कोस्ट और ये सब कंट्रीज ये सब फ्रांस की कॉलोनीज थी किसी जमाने में फ्रांस का इस पे शासन था फ्रांस की कॉलोनीज थी और इन कंट्रीज की इंडिपेंडेंस में सोवियत यूनियन ने बहुत सपोर्ट किया मतलब कि आर्म्ड स्ट्रगल थी इनकी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ टाइम बाद भी ये ऑक्यूपाइड थे फ्रांस की कॉलोनीज थे और इसमें कोई शक की बात नहीं कि फ्रांस के लोगों ने या फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की उन पे बहुत अत्याचार किए इन पे और देखिए यूरोपियन देशों के पास कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज थे नहीं ठीक है ब्रिटिश एक बहुत छोटा सा जगह थी जहाँ पे कोल माइंस इंडस्ट्री कुछ नहीं थी लेकिन जो भी चीज उन्होंने ली है वो बाहर से ली है ठीक है लूट लूट खसोट के तो फ्रांस जो भी प्रॉस्पर है उसमें काफी कुछ चीजें उनकी अपनी हो सकती है लेकिन मेरे हिसाब से जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी आर्मी खड़ी करके जंग लड़ रहे थे वो इन अफ्रीकन कॉलोनी साइड तो इन कॉलोनीज काफी स्ट्रगल की फ्रांस की ऑक्यूपेशन के खिलाफ और सोवियत यूनियन ने इनको आर्म सपोर्ट दी इनकी आर्मी मिलिट्री जो था जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर मिलिट्री नहीं नॉट मिलिट्री सॉरी जो फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेन करने में काफी मदद की तो एक तरह से जो सोवियत यूनियन है थी और जो रशिया जो अभी है उसकी एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अफ्रीका के अंदर पुराने संबंध है काफी और जब क्योंकि जो वेस्टर्न ब्लॉक था जो वर्ल्ड वॉर टू का जो दो ब्लॉक थे तो वेस्टर्न ब्लॉक चाहता था कि कॉलोनाइजेशन जारी रहे और इंडिपेंडेंस ना मिले या बाय डिफॉल्ट वो हो गया कि फ्रांस जो है वेस्टर्न ब्लॉक में था और सोवियत यूनियन जो है इनके इंडिपेंडेंस के फेवर में था तो सोवियत यूनियन को इनके लीडर्स को एजुकेट भी किया और वेपन्स भी दिए और उनकी फ्रीडम में काफी हेल्प की तो वो अच्छी जो पॉजिटिव इमेज अभी भी है और हो क्या रहा है पिछले 2-3 सालों से जो ये रीजन्स हैं इनमें एक एक करके जो है ये यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप है देखिए डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है यहाँ मिलिट्री राज करती है और एक मिलिट्री लीडर को हटा के दूसरा रहता है तो ये डिपेंड करता है कि जो मिलिट्री लीडर है उसकी एलिजेंस या उसकी लॉयल्टी किसकी तरफ है कुछ की होती है फ्रांस की तरफ या वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ और कुछ की होती है एंटी वेस्टर्न यानी कि रूस की तरफ या अपनी उनकी ओर तो पिछले कुछ सालों से जो ये हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि ऐसे मिलिट्री लीडर्स आए जिन्होंने पुराने वाले जो लीडर्स थे जो पुराने लीडर्स जो कि फ्रेंच सपोर्टर्स थे फ्रांस के सपोर्टर्स थे उनको हटा के ये लोग एंटी वेस्टर्न हो गए या फिर कि प्रो रशियंस हो गए ये कह सकते हो और जैसे जैसे वो देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड इसकी इन्फ्लुएंस घट रहा है तो ये एक एक करके क्या कर रहे हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट की ट्रूप्स थी जो फ्रेंच ट्रूप थे जो कि उन्होंने रखी हुई थी एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग ये जो टेरिटरीज है इनको या कुछ और वजह से तो उनको हटाना शुरू किया और जो रिसेंटली माली नाइजर उन्होंने कहा कि भाई जो फ्रांस के पास यूरेनियम की खान नहीं है गोल्ड भी नहीं है कुछ नहीं है उनका जो भी यूरेनियम यूरेनियम आता है वो यहाँ से आता है ये जो अफ्रीकन नेशंस का यूरोपियन माइंस है तो बहुत सस्ती रेट पे फ्रेंच कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था तो इन कंट्रीज ने क्या किया कि नहीं भाई अब मार्केट रेट में मिलेगा तो उन्होंने जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे कैंसिल करने शुरू किए फ्रांस की फोर्सेस को भगा दिया या फिर उसकी जगह रशिया की फोर्सेस को ला रहे हैं तो एक तरह से जो है फ्रेंच इन्फ्लुएंस इस रीजन में घट रहा है
और रशिया का इन्फ्लुएंस दोबारा से बढ़ रहा है। ठीक। और इसके अलावा बीच में जो नाइजर एक कंट्री है, वहां पे यूएस का बेस था, जो भी उनका वेस्ट अफ्रीका में जो था मेन बेस था। तो क्योंकि वहां पे अब जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी एंटी वेस्ट होती जा रही है, एंटी वेस्ट है, तो वो भी नहीं चाहते कि कोई वेस्टर्न गवर्नमेंट या वेस्टर्न मिलिट्री वहां पर रहे। तो उनको हटा दिया गया है, या उनका कि आप चले जाओ, कुछ दिन पहले ही वो चले गए। और वहां पे अब रशियन का ट्रूप्स आने वाले हैं, या आ चुके हैं मेरे हिसाब से। तो एक तरह से जो है रशिया का डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है इधर। और ये भी एक रीजन है कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स है वो काफी कुछ एंटी रशियन होती जा रही हैं, या थी पहले से होगी, अभी ज्यादा, क्योंकि यूरोपियन देशों का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में काफी रहा है, क्योंकि अफ्रीका यूरोपियन देशों की कॉलोनी काफी टाइम से रहा है। और इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ पे ज्यादातर कंट्रीज के अंदर मिलिट्री का रूल रूल रहा है, और मिलिट्री के रूलर्स जो है डिपेंड करता है उनकी लॉयल्टी किस तरफ है। और मोस्ट ऑफ द पीपल की लॉयल्टी उनके जो पुराने कॉलोनियल पावर्स है उनके पास रही है। तो एक तरह से जो पुरानी कॉलोनियल पावर्स है वो डी फैक्टो रूल कर रही है अभी भी। तो एक तरह से काफी जो है जैसे कह सकते हो रिसोर्सेज मिल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को। और तो रशिया का जो ये इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यूं समझ लीजिए कि रशिया ने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को अकेले झेल लिया है। तो रशिया एक मिलिट्री पावर के तौर पे दोबारा उभर गया है। और जो अफ्रीकन ये नेशंस हैं जो कि थोड़ा दुखी हो गए हैं कि भाई क्या हम आजाद होके भी आजाद नहीं है, तो ये लुक कर रहे हैं रशिया की तरफ कि भाई अब हमें जो अल्टरनेटिव चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज का। तो रशिया इज बिकमिंग इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव। और रशिया वाले इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चल रही है, और वो ट्रेन भी करेंगे लोगों को या जो भी है। तो एक तरह से जो है फ्रांस का इन्फ्लुएंस घट रहा है, या पूरे वेस्टर्न ब्लॉक का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में घट रहा है, वेस्टर्न अफ्रीका में, नॉट इंटायर अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में। और ये एक नई तरह कन्फ्रंटेशन हो सकता है फ्यूचर में, कि हो सकता है कि भाई जो अभी जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो रशिया की तरफ अलाइंड है। अब फ्यूचर में हो सकता है फ्रांस वाले जो है या वेस्टर्न वर्ल्ड किसी और को सपोर्ट करें, तो वो उनका तख्ता पलट कर दे, और फिर जो है प्रो फ्रांस या प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आ जाए, फिर इनका तख्ता पलट करके फिर प्रो रशियन आ जाए। तो ये एक पूरा गेम साइकिल शुरू हो सकता है ना, दोबारा से। तो ये है। और भारत के लिए इसमें क्या रोल हो सकता है भाई, देखिए हमारे भारत का रोल यही हो सकता है, क्योंकि हमारा अफ्रीका में कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं इस रीजन में, वी आर नॉट इवन प्रेजेंट देयर मच। लेकिन अगर हम जैसे ब्रिक्स और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रुप्स में हैं, अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड को ये लोग सपोर्ट करते हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है, तो एक तरह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस घटता है। तो भारत के पास भी एक अच्छा मौका हो सकता है कि हम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज रीजन्स में जहाँ पे हमारी इन्फ्लुएंस ना के बराबर, वहाँ भी हम अपना जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या फिर इन कंट्रीज को हम सपोर्ट कर सकते हैं एजुकेशन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, फार्मास्यूटिकल वाइज, या मिलिट्री वाइज हमको सपोर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में धीरे धीरे करके। तो हमारा इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके अफ्रीका में बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक जो था वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेट कर रहा था यहाँ पे। लेकिन अब जैसे कि रशिया की प्रेजेंस से हो सकता है बाकी कंट्रीज को भी ऑप्शन मिल जाए। चाइना वाले कर रहे हैं काफी कंट्रीज में, चाइनीज वर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, या और भी कुछ चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगेन चाइना की इमेज इतनी पॉजिटिव नहीं है अफ्रीका में जितनी की रशिया की है, क्योंकि रशिया हेल्प देम, या सोवियत यूनियन भी इन फ्रीडम फाइटिंग। तो वो चीज हो सकती है कि रशिया के थ्रू। तो भारत के लिए ये चीज हो सकती है फ्यूचर में जाके। बस इतना ही कहना है इस वीडियो में। और और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। और और ऐसी कमेंट्री हम आगे करते रहेंगे। तो तब तक के लिए